बीजेपी के चिंतन शिविर में हुआ महामंथन। सतीश पूनिया बोले, नई ऊर्जा मिली, नया जोश, नई ऊर्जा, पार्टी को बनाएगा अजय। हम सब लोग अपने पार्टी की काम की समीक्षा भी करते हैं और आगे के काम की कार्य योजना तैयार करते हैं। सतीश पूनिया बोले, चिंतन के मंथन से अमृत निकला है। ये जरूर है कि जब लंबे समय तक एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें जो मंथन होता है उससे अमृत ही निकलता है। तो पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी। पूनिया का दावा, भविष्य का एक्शन प्लान तैयार किया गया और आने वाले समय में मिशन 2023 के लिए राजनीतिक तौर पर कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर हमें काम करना है। भाजपा कमल के फूल और मोदी के चेहरे पर लड़ेगी चुनाव। चिंतन शिविर में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधे जमकर निशाने। कांग्रेस की सरकार तो पिछले 2.5 वर्षों से कहीं काम नहीं कर रही। पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता पूरी त्रस्त है। खाचरियावास का तंज, भाजपा नेताओं के बयानों से जनता में भारी आक्रोश। चिंतन शिविर से बीजेपी की कितनी चिंता खत्म हुई, चिंतन से क्या हासिल हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। मंथन के बाद भाजपा नेताओं के चेहरे पर दिखा संतोष कितना वास्तविक है और कितना आभासी है, इसका पता अभी वक्त आने पर चलेगा। पार्टी को 2 मोर्चों पर संघर्ष करना है, अपने भीतरी मोर्चे पर भी और सत्ता पक्ष से भी, जो खुद भी संयोग से भीतरी मोर्चे पर लड़ाई में उलझा हुआ है। सरकार अपना करीब करीब आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है और जब चुनावी मोड़ में आने के बाद दुभावने फैसले लेने का दौर तेज होगा तो महंगाई जैसे मुद्दों पर घिरी भाजपा को मिशन 2023 के लिए कितना पसीना बहाने के लिए तैयार रहना होगा, ये समझा जा सकता है। वैसे भी अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल समेत पहले के टेन्योर में भी पहले साल से ही बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी कोविड प्रबंधन से लेकर चिरंजीवी योजना तक कई बड़े फैसले हुए हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के किले को भेदने के लिए कितना तैयार दिखती है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल और भी हैं जिन पर प्राइम डिबेट में आज बहस होगी, जैसे कि मंथन से निकला अमृत गुटबाजी के जहर को काट पाएगा, 2023 के चुनाव राज्य के मुद्दों पर या केंद्र के मुद्दों पर, और स्थानीय चेहरा आगे नहीं करने का फायदा होगा या नुकसान की आशंका है। अवधेश आकोदिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आर तिवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता और पुनीत कर्नावट साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत आप सभी का। पुनीत जी, पहले आपके पास, इस मंथन से क्या अमृत निकला? पार्टी की सेहत वो कैसे सुधारेगा? कांग्रेस की चिंता कैसे बढ़ाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत पार्टी है और हम लगातार अपने सभी कार्यों को लेकर चिंतन भी करते हैं, मंथन भी करते हैं और उसके आधार पर पार्टी की रीति नीति के अनुरूप से आगे के कार्यक्रम तय करते हैं। भविष्य की चुनौतियों को समझते हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उसके लिए व्यूह रचना बनाते हैं। ये चिंतन बैठक हमारे यहाँ पर एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, नियमित अंतराल के बाद होने वाली प्रक्रिया है। इन सब के माध्यम से राजस्थान की राजनीति को दूरगामी परिणाम किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, उसके आधार पर इस बैठक का आयोजन है, जिसमें सभी मसलों पर, सभी मुद्दों पर जो संगठनात्मक भी हैं और राजनीतिक रूप से भी हैं, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई है। और मैं समझता हूं कि इस मंथन का असर राजस्थान की राजनीति में निश्चित रूप से पड़ेगा, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए और मुखर होने के लिए, और राजनीतिक क्षेत्र में आज हम विपक्ष की भूमिका है, तो सरकार के साथ उसकी नाकामियों को जनता तक बीच में ले जाने और सरकार के जन विरोधी फैसलों पर नकेल डालने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय इस चिंतन बैठक में हुए होंगे, उसका असर और उसका प्रभाव दोनों आपको आगामी समय में देखने को मिलेगा। आर तिवारी साहब, आगामी समय में देखने को मिलेगा, आपको खबरदार हो जाना चाहिए। देखिए, भाजपा ने कमर कस ली है, क्या कहेंगे? जेपी साहब, ये चिंतन शिविर था या चिंता का शिविर था, भाई पुनीत कर्नावट बोल नहीं पा रहे। हमारा ये मानना है कि जब से सतीश पूनिया जी को उन्होंने राजस्थान की बागडोर संभाली है बीजेपी के दल की,
तब से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया के नेतृत्व में काम करना ही नहीं चाहते। भाई पुनीत कर्नावट बताएं तो सही, वसुंधरा जी गई थी क्या, गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे क्या, किरोड़ीलाल मीणा गए थे क्या, भूपेंद्र यादव गए थे क्या? इनके यहाँ बड़े नेता चिंतन शिविर से दूर थे, उनको क्या था? सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कैडर है, इनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो संतोषी साहब यहाँ आए, उनको वहां चिंतन शिविर में कहना पड़ा कि हमारे यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हम चाहेंगे जिसको देंगे। भाई पुनीत कर्नावट बताए तो सही, कौन क्या मांग रहा था? पूरा राजस्थान जानता है इनके भारतीय जनता पार्टी में सरकार इनकी बनेगी या नहीं बनेगी। अभी से 10 ऐसे सीनियर नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल करा रहे हैं। क्या गुलाब चंद कटारिया जी हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे हमारे सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये सारे नेता ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार गई तिवारी जी, आप और ज्योतिषी भी हम है क्या? मुख्यमंत्री बने। ज्योतिषी इसलिए में ये आपने चेहरे चिंता छांट का लिए क्या? विषय, ये चिंता शिविर है, इनके सामने कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है। केवल कांग्रेस को गालियां देना, कांग्रेस की अच्छी नीतियों का आलोचना करना। अगर दम ही होता तो इन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के जो अव्यवस्थाओं का ये ढोल पीटते थे, जयपुर में विधानसभा के सत्र में इन्होंने घेराव किया, एक वरिष्ठ नेता उस घेराव में शामिल नहीं था। केवल इनके जयपुर इकाई के अध्यक्ष बेचारे राघव शर्मा जी को आपने बलि का बकरा बना दिया। तिवारी जी, इनका वो तिवारी आंदोलन जी, भी फेल जब हुआ। आप ये सवाल उठा रहे हैं, कम से कम इस चिंतन शिविर के बारे में, एक फला नेता नहीं थे, फला नेता नहीं थे, फला नेता नहीं थे, उन सब के जो व्यक्तिगत कारण है वो पब्लिक डोमेन में है, तब आप वैसे ही आरोप लगा रहे हैं जैसे भाजपा ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बाहर निकले, जबकि सबको पता था कि पोस्ट कोविड और फिर बाद में जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो गया। खैर, जो दूसरी बातें आपने उठाई, मुद्दों की बात आपने उठाई कि कौन से मुद्दे होंगे, इस तरह की कोई चीज़ बची ही नहीं है, ले देकर कानून व्यवस्था की बात है पुनीत कर्नावट साहब। तो फिर क्या, कौन सी नई खोजबीन वहाँ हुई जिससे पता चला कि साहब इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस पर भी उठाओ? कांग्रेस तो हर मोर्चे पर ही फेलियर गवर्नमेंट के रूप में है। हाँ। अशोक गहलोत साहब के पहले के कार्यकाल भी हमने देखे हैं और ये कार्यकाल भी देखा है। इन 2.5 साल के अंदर अगर कोई वर्स्ट गवर्नमेंट राजस्थान के पिछले 25 साल के इतिहास में दिख रही है तो वो अशोक गहलोत साहब की सरकार है। हर मोर्चे पर फेल है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम देख ही रहे हैं। जयपुर शहर के अंदर पिछले अगस्त से लेकर अभी तक 6 सरेआम गोली मारकर राजधानी के अंदर हत्याएं हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। किस प्रकार से मेवात की घटनाएं घट रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, बेरोजगारी का आलम यह है कि आज रीट की परीक्षा के अंदर कितने पद हैं और कितने लाख लोग यहाँ पर परीक्षा देने के लिए हैं और पूरा राजस्थान एक तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। सरकार ने अपना सब कुछ हाथ पैर डाल दिए और रोडवेज को में आम जनता का सफर करना मुश्किल हो गया। इन सबके साथ साथ किसानों का मुद्दा, बिजली के अंदर जिस प्रकार पैसों की बढ़ोतरी की गई उनका मुद्दा, इन प्रशासनिक क्षेत्र में फेल हो जाना इसका मुद्दा, और फिर जो इतना बड़ा इंटर कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस में नजर आता है, किस प्रकार से पूरी की पूरी सरकारें, कोई एक होटल में बैठा था, कोई दूसरे होटल में बैठा था, आपस में 1.5 साल तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में संवादहीनता रही। वो संवादहीनता जग जाहिर हुई और मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा बताया। ऐसा राजस्थान के इतिहास में या हिंदुस्तान के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में देखने वाला कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कर्नावट साहब, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तिवारी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर इतने नेता हैं, तो आता है ना भारतीय उसके जनता ऊपर पार्टी में तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हाँ, हम अभी किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का की पार्टी नहीं है। इस पर हम मैं सवाल कैडर की करूंगा आपसे। पार्टी है। हमारे इस यहाँ पर मैं कैडर आता को हूं। डेवलप करते हैं इस इशू पर और आता हूं, डेवलप एक मिनट करके सुनिए, उसको पुनीत नेता कर्नावट बनाते हैं और हमने नरेंद्र मोदी जैसा नेता दिया है। देखिए, ये भारतीय आपके- जनता पार्टी का ही संगठन है देखिए, जिसमें आप सुनिए नरेंद्र ना। मोदी जी जैसे नेता को दिया है। अभी चूंकि विषय चिंतन शिविर भाजपा का था, इसलिए मेरे सवाल ज्यादा आपसे होंगे। आपने जो मुद्दों की बात की पहले तिवारी साहब ने छेड़ी और आपने उसका जवाब दिया, मैं उसमें से कुछ समझना चाहता हूं आपसे। जी, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, यही मुद्दे हमेशा होते हैं। आपने इस बार जो सबसे प्रमुखता से मुद्दा उठाया है वो कानून और व्यवस्था का। बात चल रही है 2023 का चुनाव जीतने की। इस देश में कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर अगर चुनाव जीते गए हैं तो सिर्फ बिहार में जीते गए हैं, जितना मैं जानता हूं। पश्चिम बंगाल से बुरी स्थिति तो नहीं है ना राजस्थान की। आपने पूरा ईडी से चोटी का जोर लगाया, वहां मातो नहीं आ पाया सत्ता में, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार की जो बात आप राजस्थान की उठाते हैं और जिन आंकड़ों से आप उठाते हैं उसमें ओवरऑल देश की क्या स्थिति हुई है पिछले 4-5 साल में, 7 साल में, वो भी आपने देखा होगा। भाजपा शासित राज्यों की क्या स्थिति है वो भी आपने देखा होगा।
तो क्या आपकी पार्टी इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर ही आप चुनाव लड़ लेंगे और 2023 में नहीं जीत जाएंगे? आपने वहां यह भी बयान दिया कि 2028 में कैसे वापस आना है ये भी हमको सोचना है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। ये काफी है? आप ठीक कह रहे हैं, 2023 में हमको आना है, उसका तो रोड मैप हमने तैयार किया ही किया है। अच्छा। और 2028 में भी हम रिपीट करें, हम लगातार बड़े बड़े बहुमत से जीतते हैं। 120, 163 साल। की छूट तिवाड़ी जी थोड़ा धैर्य रखें। आप तो सरकार में हैं, आपके पास तो अभी 2.5 साल बाकी है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें आप तो नहीं, हम नहीं गिरवा रहे, आपकी सरकार तो अपने आप ही गिरने को तैयार है। अरे आप जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे उसी दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। प्रदेश के उसी दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आप चिंता के अंदर पंचायत चुनाव में जेपी साहब दोनों जगह प्रधान हमारे बने, हमारे दोनों जगह प्रधान हमारे बने हैं, जिला प्रमुख हमारा है। जो तिवारी जी देखिए, इस मामले में दामन तिवारी साहब थोड़ा धैर्य आपका भी उलझा नहीं है दामन। पंचायत में बहुमत नहीं ला पाए। अरे भाई, स्वीकार करो। आपने भी इस बात के लिए बड़े ढोल बजाकर कहा तिवारी साहब कि 50 जगह तो हम जीते लेकिन 75 जगह हम बनाएंगे प्रधान, तो वो कैसे बने? परिषद में, नगर पालिका में, पंचायत में, विधानसभा में जीते और फिर कह रहा हूँ पुनीत कर्नावट, आने वाले अक्टूबर के महीने में जो विधानसभा के 2 उपचुनाव में जहां मेवाड़ की धरती पे आपने चिंतन शिविर किया, उसी धरती पे कांग्रेस के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तिवारी जी किसी न किसी ज्योतिषी से आप ट्यूशन ले रहे हैं। चलिए अवधेश दिया शिविर था ये। एक मिनट आप दोनों सुन लीजिए। आपकी आवाज बता रही है, आपका नजरिया बता रहा है, आपके एक मिनट आप दोनों बता रहा है। सुनिए देखिए सुनिए एक मिनट मुझे सुनिए। जेपी शर्मा साहब एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ अवधेश दिया, इस बात को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होती है ना बुद्धिजीवियों में, एक हैरानी होती है कि राजस्थान में वही मुद्दे जो मैंने अभी गिनाए थे, परंपरागत मुद्दे जो चले आ रहे हैं आज़ादी के बाद से आज तक कायम है, कभी नहीं बदले, ना उनका माप कम होता है, कमोबेश उतने ही रहते हैं। उसके बाद भी 5 साल बाद, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है। इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि राजस्थान में पिछले जो 5-6 चुनाव रहे हैं उनमें मुद्दे कमोवेश वही रहते हैं। और आप देखिए जो पार्टी विपक्ष में होती है वो अलग स्वर में बोलती है, उन्हीं मुद्दों पर अलग स्वर में बोलती है। सरकार में आने के बाद जो सरकार की आवाज होती है वही आवाज उसकी वापस वहीं के वहीं आ जाती है। देखिए पूरा के पूरा जो पूरा ट्रेंड बना हुआ है कि हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदल जाती है, उसके 2-3 कारण मुझे लगते हैं। एक तो हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं उसके 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। बिल्कुल। तो बीच में तो 6 महीने में तो समय मिलता नहीं है। चुनाव आते हैं, वो चुनाव यदि इलेक्शनियरिंग केंद्र की उससे पहले शुरू हो जाती है जी, तो उससे पहले साये में राज्य के विधानसभा चुनाव, उसके साये में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं। जब तक वो चुनाव खत्म होते हैं तब तक जनता अपना मन बना लेती है सरकार के बारे में। जो परसेप्शन क्रिएट होना होता है वो परसेप्शन सरकार के बारे में क्रिएट हो जाता है। वही आगे जो 4 साल 4.25 साल चलता है परसेप्शन, उसी के आधार पर जनता वोट देती है। अब इस परसेप्शन को कैसे तोड़ा जाए, ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना ही कांग्रेस की तरफ से इस तरह का कोई नया राजनीतिक प्रयोग नहीं किया गया जिससे ये ट्रेंड जो पिछले 5-6 चुनाव से चल रहा है ये टूट जाए। ठीक है पुनीत कर्नावट साहब, लेकिन इस बार कांग्रेस का आरोप यह है कि आप परंपरागत मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे, आप इस बार भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी वानगी आप मालपुरा और मेवात की घटनाओं से आपने दिखा दी है। क्या ये सही है आरोप पुनीत कर्नावट साहब? ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि आप जिस तरीके से मालपुरा और मेवात के अंदर घटनाएं घट रही है उसके बारे में कांग्रेस को विचार करना चाहिए। कांग्रेस केवल मात्र तुष्टीकरण के आधार पर अपनी ज़मीन को मजबूत बनाए रखना चाहती है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, राजस्थान की राजनीति के हित में नहीं है, राजस्थान के सामाजिक ताने बाने के हित में भी नहीं है। हमने बार बार कांग्रेस को आगाह किया है कि जिस प्रकार मालपुरा के अंदर पलायन शुरू हुआ है, जिस प्रकार मेवात का पूरे क्षेत्र का अपराधीकरण हो गया है और ये अपराधीकरण पूरे राजस्थान को इफेक्ट करने वाला है। मैं राजनीति से परे इस पर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को अपने गृह मंत्री को नसीहत देनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर हर गलती कीमत मांगती है कहने वाले मुख्यमंत्री को अपने गृह मंत्री से इसका हिसाब किताब लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि राज्य में किस कारण से अपराधी खुलेआम इस प्रकार से घटनाएं घट रही है और राज्य का कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अब ये दुर्भाग्य है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके अधीन जो काम करने वाले गृह मंत्री है उनका नाम भी अशोक गहलोत साहब ही है।
अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें एक काबिल गृह मंत्री अपनी इस 100-125 जितने भी उनका समर्थन है उसमें ढूंढना चाहिए और राजस्थान की जनता को अपराधियों से बचाना चाहिए। बाकी कांग्रेस को सोचना है, आज अगर चुनाव हो जाएंगे तो जो अवधेश आकोदिया जी कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं 6 महीने बाद तो ये परसेप्शन बनता है कि नहीं बनता, पर आज की तारीख के अंदर कांग्रेस कि जो संख्या पिछली बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आई थी 21, 22 या 20, वो भी नहीं आने वाली। आर तिवारी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। नहीं, मैं अवधेश आकोदिया के पास जा रहा हूँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, भाई पुनीत कर्नावट कह रहे थे कि बेरोजगारी के मामले में राजस्थान सरकार क्या कर रही है। देश में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही नहीं। ये कहते हैं कमल का चुनाव और जिस पार्टी की सदस्यता फार्म नहीं हो, जो मिस कॉल पे अपनी सदस्यता दे देते हो। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवान लोगों को रोजगार दूंगा। 7 साल में देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई बताए तो सही 14 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया क्या? अरे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी तो एक पिता की तरह। पुनीत कर्नावट जी राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, उन्होंने कहा कोरोना काल में माता पिता की इनकम कम हो गई है, उनके पास भी किराए का पैसा है या नहीं है। ठीक है सर, समय हो गया। 26 लाख बेरोजगार लड़कों को, लड़कियों तिवारी जी, अब एक मिनट को सुनिए। निःशुल्क तिवारी जी, आने जाने की सुविधा दी है। बिल्कुल ये ठीक। पिता ही कर सकता है। ठीक। पुनीत कर्नावट फीस एक्ट लागू कर अब दिया सुनिए, क्या आपने? सुनिए। 2016 स्कूल पुनीत फीस एक्ट कर्नावट लागू अरे वो तो आप भी लागू नहीं कर पाए थे। क्या किया? 2018 तक का समय आपके पास भी था, आप भी लागू नहीं कर पाए थे। सुनिए, अब आप दोनों सुनिए। अवधेश आकोदिया जी, आप हजारों रुपए चिंतन शिविर में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया कि हमारी पार्टी में चेहरे का वैक्यूम अब खत्म हो गया है। हमारी पार्टी में कम से कम दर्जन भर चेहरे हैं जो उस वैक्यूम को खत्म करने के लिए हम दिखा सकते हैं। अब कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, कमल के फूल के चेहरे पर पार्टी लड़ेगी। अपना अपना तरीका है पार्टी, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हम इस बात को पुराने तजुर्बे के आधार पर इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग दूसरे राज्यों में जिस तरह से अच्छा या बुरा रहा, राजस्थान में कैसा रह सकता है। अवधेश आकोदिया। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ पर नेताओं का जो वैक्यूम था वो खत्म हो गया है, क्योंकि एक जमाना था जब केवल भैरव सिंह शेखावत जी यहाँ पर बड़े नेता थे, उन्हीं के हाथ में कमान रहती थी, वही चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, हारते, वो अलग बात है। लेकिन अब बहुत लंबी फेहरिस्त है नेताओं की, लेकिन ये अपने आप में एक समस्या भी है। और जिस तरह के प्रयोग जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो कर रहा है, उस प्रयोग को देखते हुए जो कई नेता यहाँ पर वरिष्ठ, उनकी बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि वो तो जिसके ऊपर हाथ रख देंगे, भले ही वो पहली बार का विधायक हो, वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ये उदाहरण हमने लगातार देखे हैं, अभी गुजरात में देखा है। तो इस तरह का जब केंद्रीय नेतृत्व फैसले करता है तो ऐसे लोग जो सक्रिय रहकर जो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों में बेचैनी होना स्वाभाविक है। और बीजेपी में ऐसे नेताओं की फहरिस्त अभी बहुत लंबी है प्रदेश में। चलिए, शुभकामनाएं तिवारी जी आपको, शुभकामनाएं कर्नावट साहब आपको, 2.5 साल पहले दे रहा हूँ शुभकामना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और अवधेश जी आपका आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।